हेलो भारत की जनता। स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में। जैसा कि पिछले एपिसोड्स में हमने आपको बताया कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव हो रहे थे। चुनाव कैसा रहा हमने आपको यह भी बताया और उसके बाद जो परिणाम आए उससे भी आप लोग भली-भांति अवगत हैं। आज के इस नए एपिसोड में खास ये है कि आज बात होगी आधी आबादी से। जी हाँ, आधी आबादी यानी एक महिला। आज हमारे साथ मौजूद है वो महिला जो चुनाव से पहले जितना सक्रिय नज़र आ रही थी, चुनाव के बाद मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रही हैं। जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच नज़र आ रही हैं, लड़ रही हैं और काफ़ी हद तक मुद्दों को सॉल्व कराने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने में सफल भी नज़र आ रही हैं। आज हम मौजूद हैं मानगो नगर निगम में और हमारे साथ जो महिला मौजूद हैं वो है मेयर पोस्ट की प्रत्याशी रही मैडम ज़ेबा खान। और चलिए डायरेक्ट इनसे बात करते हैं और इनसे जानेंगे जनता के कुछ सवालों के जवाब। साथ ही इनके जो आलोचकों ने इनके ऊपर आरोप लगाए हैं उन पर इनकी राय लेंगे, इनकी प्रतिक्रिया लेंगे। सीधे चलते हैं मैडम की तरफ। बहुत-बहुत स्वागत है मैडम आपका हमारे पॉडकास्ट में। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया और पॉडकास्टवा की सभी जो जनता है, उन सभी को भी मेरा आदाब, नमस्कार, सलाम, जोहार, सत श्री अकाल। तो सबसे पहले मैडम हम लोग जानना चाहेंगे कि चुनाव तो समाप्त हो गया, क्या कर रही हैं अभी ज़ेबा खान? देखिए, जो भी जनता की समस्याएँ हैं, समस्याओं की कमी नहीं है। मानगो ऐसा लगता है जैसे वर्षों से शोषित रहा है, वंचित रहा है। आप जाइए और खुद मानगो की आप गलियों को घूमिए। मानगो में आप आज़ाद बस्ती में जाइए, गलियों को देखिए, डिमना में जाइए, गलियों को देखिए, सड़कों को देखिए, बस्तियों में अंदर घूमिए, आपको समझ में आ जाएगा। हर जगह आपको कूड़े का ढेर मिलेगा। इस समय जबकि पूरा देश और दुनिया इतना तरक्की कर चुका है और जमशेदपुर झारखंड का एक अहम शहर है, जो देश में जमशेदपुर को जाना जाता है और उसकी जो मानगो क्षेत्र है, इतना मतलब विकास के लिए तरस रहा है। और अभी जैसे गर्मी चल रहा है, तो आपको पता होगा गर्मी या सर्दी कभी भी पानी की इतनी ज़्यादा समस्या और किल्लत है, कि आप समझ सकते हैं पानी एक ऐसी चीज़ है, ऐसी ज़रूरत का सामान है जिसके बिना हम लोग लाइफ़ को एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। एक मतलब ऐसे में लोग यहाँ पर पानी के लिए तरस रहे हैं, एक-एक बूँद पानी के लिए तरस रहे हैं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं। और जो पानी आता है वो भी कंटिन्यू हर रोज़ नहीं देते हैं और देते हैं 3 दिन, 4 दिन पर। मतलब मैं क्या बताऊँ मुझे चाँद रात को कॉल आ रहा है, लोग गिड़गिड़ा रहे हैं बेचारे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैडम प्लीज़ बोलिए पानी भेजने के लिए, पानी दें। ईद के दिन सुबह में कॉल आ रहा है कि हमारे घर पानी नहीं आया है। हमारे क्षेत्र में नल नहीं खुला है, प्लीज़ मैडम बोलिए पानी देने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि क्या गुज़रता होगा कि पानी के बिना कोई काम भी हर काम अधूरा है। पानी की समस्या, सड़कें आप ओल्ड पुरुलिया रोड जो यहाँ का बहुत फ़ेमस रोड है, आप वो सड़क की हालत देखिए। मतलब 3 साल में पहले बना और उसके बाद से स्थिति जर्जर हो गई। मतलब कैसे बना और किस तरह का उसमें ये हुआ, बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसा सामान और मटेरियल उसमें यूज़ किया, ये सब जाँच का विषय है। और तीसरी बात आप देखिए कि कूड़े का अंबार लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है, तो आप बाकी तो विकास की बातें छोड़ दीजिए, बहुत दूर की बात है। शिक्षा, अच्छी चिकित्सा या नशा मुक्त समाज, वो तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर जो बेसिक नीड्स है, रोज़मर्रा की ज़रूरत है, पानी, सड़क, बिजली। बिजली इतनी ज़्यादा कटती है के परेशान हैं लोग, आज़ाद बस्ती के, मानगो के लोग, डिमना साइड में सब परेशान हैं बिजली कटने की वजह से। पर अफ़सोस भी आता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ और जिस लायक हूँ मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि काम आ सकूँ किसी के भी। और वो काम आने की मैं कोशिश कर रही हूँ। जब भी कोई मदद के लिए कॉल करता है या तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जाए और लोगों को परेशानी ना हो। कम से कम बहुत दिल दुखता है जब ये पता चलता है कि पानी नहीं आ रहा है, पानी के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं या फिर टैंकर पर डिपेंड है या अड़ोस-पड़ोस पर डिपेंड है, तो अच्छा नहीं लगता है, बहुत खराब लगता है। और कल भी मुझे कॉल आया कि देखिए मैडम पूरे कचड़े नाली के ऊपर पड़े हुए हैं और नमाज़ी जो हैं गुज़र रहे हैं, तो और पैरों में गंदे पानी लग रहे हैं अंडा मैदान के साइड में, तो मैम इसमें कुछ कीजिए।
तो इस तरह की परेशानी हर क्षेत्र से कॉल्स आते रहते हैं। अभी भी कॉल्स आपके सामने भी आ रहे थे, जी, विमला देखा दीदी ने मैंने। कॉल किया कि मैडम आप आई नहीं, मतलब पूरा पानी रोड पर आ रहा है, पानी टंकी से गंदा पानी, तो हम लोग बहुत परेशान हैं, कुछ कीजिए मैडम। तो इस तरह की समस्याओं से पूरा मानगो त्रस्त है। मतलब कुल मिला के समस्याएँ बहुत सी हैं जिनके बहुत सी साथ हैं। आप जूझ रही हैं, जी, जी, जी। तो आएँगे उन पर। पहले थोड़ा मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को आप अपने राजनीतिक करियर के बारे बताएँ, कैसे शुरू हुआ ये सफ़र? देखिए ये जो ज़ुल्म है ना, जब ज़ुल्म बढ़ता है ना तो आवाज़ ज आप जब बोल सकते हैं, आप जानते हैं, तो वो आवाज़ को दबा के कुचल नहीं सकते हैं। तो जैसे ज़ुल्म बढ़ा ना, बहुत तरह से ज़ुल्म, तो आवाज़ अपने आप निकलने लगी और बोलते-बोलते फिर मैं बोलना शुरू कर दी और कब आ गई पॉलिटिक्स में पता ही नहीं चला, लोगों के ज़ुल्म के खिलाफ। मतलब सिस्टम से लड़ते-लड़ते आप आज जी, सिस्टम का बिल्कुल। हिस्सा बनने वाली बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल बड़ा अहम आता है कि चुनाव में हमने देखा आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, सोशल मीडिया पे हमने देखा आपको कितनी एक्टिव आप रहीं, ठीक है? इसके बावजूद भी जनता का फैसला जो है वो आपके पक्ष में नहीं रहा। आप इसके पीछे क्या कारण मानती हैं? देखिए जनता का जो फैसला है, वो सर आँखों पर है और बहुत प्यार मिला, अच्छा अच्छा वोट मिला, अच्छा विश्वास जताया जनता ने, है ना? लेकिन एक जो शुरू से ही चुनाव में छल, धोखा और जनता के बीच में गलत र्यूमर और गलत नैरेटिव्स को सेट किया गया, ये मेन रीज़न है। आज जनता अफ़सोस कर रही है, अपनी गलतियों पे पछता रही है। क्योंकि जनता के बीच में लगातार गलत नैरेटिव सेट किए गए, झूठे अफ़वाह फैलाए गए और झूठ का ही प्रचार और प्रसार किया गया और जनता को गुमराह किया गया। ये जो है मेन रीज़न है। अभी कुछ जो डिबेट्स में हमने देखा एक दिन उस स्क्रीन पे दिख रहा था कि कांग्रेस नेता, द नेक्स्ट देखिए डे आई सॉ हाँ, कांग्रेस समर्थक, देखिए एक तो सीन चीज़ क्या है? एक बात देखिए अ, हम किसी लालच से पार्टी में नहीं हैं। मैं जी, राहुल गांधी जी हमारे आइडियल है। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं। राहुल गांधी जी पीएम बने ये हमारा सपना है और इस सपने को साकार करने के लिए मैं राहुल गांधी जी के साथ जुड़ी। राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर कन्याकुमारी से कश्मीर चली और हम पैदाइशी कांग्रेसी हैं, हमारे खून में कांग्रेस है और एक से कागज़ डिसाइड नहीं करता है कि हम कांग्रेसी हैं या नहीं हैं। ठीक ओके है? सो कांग्रेस हमारे दिल में है, राहुल गांधी जी हमारे दिल में हैं और हमारी दिली ख़्वाहिश है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने। इसके पीछे भी एक वजह है कि जब सब चुप बैठे हुए थे, जब इस जो तानाशाह सत्ता के खिलाफ किसी की आवाज़ नहीं निकलती थी, जब कोई सवाल करने वाला नहीं था, तब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाया, सवाल किया, हर गलत पर आवाज़ उठाया, हमेशा रोकने की कोशिश किया और कन्याकुमारी से कश्मीर तक मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया, नफ़रत के खिलाफ आवाज़ उठाए। तो राहुल गांधी जी जैसा कोई लीडर इस देश में नहीं है और ये हमारी दिली तमन्ना है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने देश के। मतलब कहीं न कहीं वही एक रीज़न है कि आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं आज भी। बिल्कुल, हमारे ओके, नेता राहुल गांधी जी। जी। उनके मार्गदर्शक, उनके रास्ते पर और हमारे वो नेता हैं, हमारे आइडियल हैं। हमने देखा है राहुल गांधी जी की अच्छाइयों को, हमने देखा है राहुल गांधी जी की शराफ़त को, हमने देखा है राहुल गांधी जी की सच्चाई को भारत जोड़ो यात्रा में। जी। हमने भी आपको देखा सोशल मीडिया पे ही कि आप कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में और रैलियों में बहुत ज़्यादा सक्रिय नज़र आईं। कहीं आप भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ नज़र आईं, कहीं प्रियंका गांधी के साथ देखा गया, कहीं जो है पवन खेड़ा साहब के साथ भी आप दिखीं। तो सोशल मीडिया पोस्ट्स की जब बात आती है तो हम आजकल आपको देख रहे हैं मानगो की बेटी, ये टैग आप ज़रूर मेंशन करती हैं। और इसी क्रम में किसी आलोचक का मैंने कमेंट भी देखा कि उन्होंने कहा कि जहाँ चुनाव होता है, आप खुद को वहाँ की बता देती हैं। जैसे जब दिल्ली में चुनाव थे, तब आप खुद को दिल्ली की बेटी बता रही थीं, जब पंजाब में चुनाव होते हैं, तो आप खुद को वहाँ की बताती हैं।
देखिए आप जब से ये आलोचक जो होते हैं उनका काम क्या है, जब आपके लिए कोई नेगेटिव नहीं मिलता है कुछ भी, तो वो इस तरह की बातें करते हैं। आप पूरे चुनाव में देख सकते हैं, मेरे लिए कोई भी नेगेटिव शब्द उनके पास नहीं मिला, ढूंढने पर भी नहीं मिला। तो उनको क्या मिला? सिर्फ एक चीज मिला कि मैं ओखला से चुनाव लड़ने की ये की थी, इसी का क्रिटिसाइज कर रहे थे। देश में डेमोक्रेसी है, जब लोग अपने घरों का वोटर कार्ड अगर मुझे बता रहे हैं तो कहीं और से बनवा कर मांगो से आके लड़ सकते हैं, तो मैं भी लड़ सकती हूँ। ये ये अधिकार तो आपको देश के दिया है, संविधान ने दिया, तो इस संविधान पर ने किसी दिया, को बेशक। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस सही पर है। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर आलोचक है, अगर जब वो कुछ विरोध में नहीं खोज पाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं, तो इसी चीज को मुद्दा बनाते हैं। पर वो ये कभी नहीं बताते हैं कि किस तरह मैंने मोदी सरकार के हर गलत नीतियों के खिलाफ सर पर कफन बांधकर मैंने आवाज उठाया। ये बात वो कभी नहीं बोलते हैं। ये बात बोलने में उन्हें बहुत दिक्कत होती है कि किस तरह शाहीन बाग के सर्द रातों में और जब बारिश हो रही थी सर्दी में, ठिठुरती हुई रातों में हमने आंदोलन किए। ये बात वो आलोचक आपको नहीं बताएंगे, सोशल मीडिया पे इस बात का कमेंट्स नहीं करेंगे। अपने घर परिवार और बच्चों को छोड़कर किस तरह मैं कन्याकुमारी से कश्मीर 4200 किलोमीटर राहुल गांधी जी के कदम से कदम मिलाकर सर्दी गर्मी और बारिश हमने झेले, और मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए हम कदम मजबूती से देश को के नफरत को खत्म करने के लिए हमने दिन रात एक किया। ये बात वो आलोचक नहीं लिखेंगे। क्यों? और जब किसान आंदोलन कर रहे थे, दिल्ली की सरहदों पर आकर बैठे हुए थे, देश का किसान जो अन्न देता है देश को, और तब हमारा पेट भरता है, हम खाना खाते हैं, वो किसानों के साथ मैंने 13 महीने सिंगू बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर पर मैं रही। ये बात वो जो भी आलोचक है वो आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आलोचकों का काम सिर्फ ये है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए वो काम करते हैं, और वो पेड वर्कर है, उनको रखा ही इसलिए गया है कि आप इस महिला में क्या कमी है वो दिखाइए। पर महिला ने क्या क्या किया है, किस तरह आवाज उठाते रही हैं, किस तरह हर जुल्म के खिलाफ बोली हैं, किस तरह भारत जोड़ो यात्रा मैंने किया है, किस तरह भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से मैं चली, ये नहीं बताएंगे। किस तरह दिल्ली न्याय यात्रा में मैंने पूरा यात्रा किया, ये वो आपको नहीं बताएंगे। और किस तरह कांग्रेस पार्टी के हर प्रोग्राम्स में हर जगह किस तरह मैं कदम से कदम मिलाकर पार्टी को मजबूत करने के लिए, राहुल गांधी जी को मजबूत करने के लिए काम की, ये वो आपको नहीं बताएंगे। और किस तरह हम पर जहां भी जुल्म होता है, मोदी सरकार के खिलाफ मैं आवाज को बुलंद करती हूँ, वो लोग ये नहीं बताएंगे, क्योंकि वो किसी पार्टी से नहीं है, वो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के लोग हैं और चाटुकार है। अच्छा, जिस तरह की समस्याएं आप बता रही हैं, फैमिली को छोड़ के ये सब चीजों में इन्वॉल्व होना और एक महिला होते हुए भी राजनीति में इतना सक्रिय होना, तो परिवार को छोड़कर और सब कुछ मैनेज करते हुए राजनीति में सक्रिय रहना, वो भी जब आप अपोजिशन में हो, तो ये आप इस चीज को कितना डिफिकल्ट मानती हैं? एडिंग वन मोर थिंग कि ऐसे समय में जब पप्पू यादव जी ने महिलाओं को लेके जो एक बयान दिया था, जिस पर आप अभी नेशनल मीडिया में काफी एक्टिव रही, तो दे, उस पे आपका क्या देखिए बहुत कमेंट होगा? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक महिला होकर और परिवार होके घर से निकलना, ये एक तरह की कुर्बानी है, और कुर्बानी सब कोई नहीं दे सकता है, ये जज्बा है। और ये जज्बा किस लिए है? आने वाले देश के मुस्तकबिल के लिए है, आने वाले देश के बच्चों के लिए है, आने वाले देश की फिजा कैसी होगी उसके लिए है। उससे भय खाते हुए, उससे डरते हुए इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए है। वो लोकतंत्र, वो संविधान, जो संविधान खतरे में है, और इस संविधान से ऊपर, इस लोकतंत्र से ऊपर हमारा अपना परिवार भी नहीं है, हमारा अपना आराम भी नहीं है, इन सबसे ऊपर है। और अगर मैं बोल सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, तो जरूर मैं ईमानदारी से और इंसाफ से और ईमानदारी से और खून पसीना बहाने के लिए मैं हमेशा खड़ी हूँ, हमेशा खड़ी हूँ। और राहुल गांधी जी, मैं फिर ये बोलना चाहूंगी, इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण है। ये देश का खुशनसीबी होगा कि राहुल गांधी जी जैसे व्यक्ति इस देश के प्रधानमंत्री बने। भारत जोड़ो यात्रा में हमने देखा है राहुल गांधी जी को, बहुत, उनके लिए अल्फाज जो है शब्द कम पड़ जाए।
उनकी तारीफ में अगर बोलना शुरू करे। आते हैं अब थोड़ा राजनीतिक मुद्दों पे। रिसेंटली खबर आई कि राघव चड्ढा ने अनाउंस किया कि वो बीजेपी के साथ विलय करना चाहते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? वॉशिंग मशीन में, भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुल गए राघव चड्ढा जी। जब केजरीवाल पर भाजपा सख्त हो रही थी और सब तो राघव चड्ढा जी कुछ दिनों के लिए एकदम सीन से गायब थे, सिनेरियो से। लेकिन ये फैसला लेने से कुछ दिन पहले तक वो बहुत अच्छा कर रहे थे। डोंट यू फील दिस? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे उन्होंने उठाए। बहुत अच्छा बोल रहे थे और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए, और इसलिए भी कि पूरे यूथ जो है तारीफ करे और सब जगह उनका ये हो अच्छा, उसका ये भी हुआ। लेकिन उसके बाद से भाजपा में चले गए, मतलब वो जो अच्छा कर रहे थे उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं भाजपा में, अब भाजपा को चला जाएगा। हाँ, भाजपा को चला जाएगा। ये सब भी पॉलिटिक्स था। अच्छा, ये मध्य प्रदेश में जो क्रूज डूब गया और कितने लोगों की जान चली गई, एक माँ की तस्वीर काफी वायरल हुई जो बच्चे को लेकर बहुत थी। हृदय बहुत विदारक दर्दनाक। तस्वीर थी वो अच्छा। तस्वीर ये बताती है कि माँ के प्यार का कोई मोल नहीं है, और माँ से ज्यादा कोई अपने बच्चे को चाह नहीं सकता है। बहुत अफसोस की बात है कि जो घटना घटी है नर्मदा नदी पर ही शायद, बहुत अफसोस की बात है। वो जिस तरह क्रूज पर, और आपको पता होगा कि मौसम विभाग ने पहले से चेतावनी दे रखी थी, लेकिन चेतावनी के बाद भी कोई प्रिकॉशन नहीं लिया गया और वो क्रूज पर भेज दिया गया। और सबसे पहली बात तो आपने लाइफ जैकेट्स नहीं दिए। कोई भी क्रूज पर जाने से पहले जो भी वहां उसमें पैसेंजर्स चढ़ रहे हैं, आप उनको लाइफ जैकेट देना था, लाइफ जैकेट नहीं दिया। जब घटना होने लगी तो लोग लाइफ जैकेट्स खोज रहे थे और जो लॉक पड़ा हुआ था लाइफ जैकेट्स। तो ये एक पूरी लापरवाही का केस है, और सरकारी हत्या आप इसे बोल सकते हैं। और इसके लिए पर्यटन मंत्री जो है धर्मेंद्र सिंह लोधी जी पूरे जिम्मेदार हैं, और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी इसके लिए जिम्मेदार हैं, और इस पर पूरी जांच होनी चाहिए। और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है वो जिम्मेदार व्यक्ति को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। आप देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से लगातार सालों साल से भी कितने पिछले साल कितने सारे ट्रेन हादसे हुए हैं हर जगह, और इस तरह का भी यूपी में भी ये इस तरह का हादसा हुआ है। तो ये लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि एक सिस्टम ऐसा देश में बन गया है जो जनता से सिर्फ पैसे वसूलने वाला है, पर जनता को सेफ्टी दी जाए या नहीं दी जाए, जनता सेफ है या नहीं, उससे मतलब नहीं है। चाहे वो फ्लाइट्स हो, अभी कितने फ्लाइट्स में दिक्कत हुई थी, और ट्रेन के हाथ से लगातार चल रहे हैं, और ये क्रूज का तो बहुत अफसोस की बात है। और जो भी परिवार हैं जिन्होंने अपने परिवार को खोया है, उनके साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं, और दुआ है कि उनको इस समय में उनको हिम्मत मिले और वो सब्र कर सके परेशानियों को। और सरकार से निवेदन है कि इसकी जांच हो, और जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है उस पर उचित कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई। अच्छा, अब आते हैं उस मुद्दे पे जिस पे आप रिसेंटली नेशनल मीडिया पे बहुत छाई हुई थी, वो है वुमेन रिजर्वेशन बिल। महिला आरक्षण बिल जैसा कि 2023 में पास हो चुका था, तो आपको क्या लगता है अब तक सरकार इसको लागू क्यों नहीं कर पाई है? साथ ही एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये जो परिसीमन का मामला इसमें घुसेड़ा गया है, उसके बारे आप क्या मानती है? देखिए, मतलब सितंबर 2023 में ये आ चुका था, है ना, पास हो गया था। तो हमने उस समय से हम बोल रहे हैं कि आप इसको 2024 चुनाव से लागू कीजिए, है ना। किया जा सकता है। आप इसको 24 के चुनाव से लागू कीजिए, लेकिन सरकार ने नहीं किया। और उस समय गृह मंत्री अमित शाह जी खुद बोले कि हम श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बोला कि 24 से आप इसको लागू कीजिए। तो गृह मंत्री जी का ये कहना था कि हम इसे चुनाव के बाद पहले कास्ट सेंसस करवाएंगे, उसके बाद से परिसीमन होगा और फिर इसे लागू किया जाएगा। लेकिन अब जब 2026 में सीधे परिसीमन परिसीमन और इसको लागू करने की बात करते हैं, तो जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा आप परिसीमन कैसे कर सकते हैं?
और ये 2011 के कास्ट सेंसस के आधार पर परिसीमन करना चाह रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और ये जो है पूरा संविधान को कमजोर करना और व्यवस्था को अपने कब्जे में लेने का एक तरीका है, जो भारतीय जनता पार्टी परिसीमन के नारी ये बिल के आड़ में, महिला आरक्षण बिल के आड़ में परिसीमन को लागू करना चाहती है। इससे लोकतंत्र कमजोर होगा और सिस्टम और व्यवस्था पूरे उनके हाथों में चली जाएगी और इसमें पूरा धांधली होगा। और एक बात हम ये भी बोल रहे थे कि जब आरक्षण हो तो आरक्षण में एसटी, एससी, ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए। आरक्षण में आरक्षण, नहीं तो फिर तो बात वही रह जाएगी कि जो लोग जिन्हें चाहिए, जो हकदार हैं, वो कहीं देखते रह जाएंगे, तकते रह जाएंगे, और जो नहीं है वो फिर आरक्षण मिलेगा। परिसीमन को यहाँ पे लाने की कोई और जरूरत हमारा तो है नहीं। हमारा एक बात और है कि हम तो ये मांग करते हैं कि देखिए, सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी तो नारियों को, महिलाओं को कोई भी आरक्षण देने के मूड में ही नहीं है। अगर आरक्षण देने के मूड में होती तो ये 2024 में देते। ये तो सिर्फ झूठ का एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है और ये परिसीमन को उसके आड़ में लेकर आ रहे हैं। जबकि आप खुद जानिए कि अगर आपको आरक्षण देना है, महिला आरक्षण देना है, तो इसमें परिसीमन कहाँ से आ गया? तो इसको कहीं ना कहीं रोकने का एक इरादा था, या फिर परिसीमन के आड़ में, आरक्षण के आड़ में परिसीमन को लागू करवा देने का, ताकि सत्ता इनके हाथ में चली जाए। ये महिला आरक्षण विधेयक नहीं, जब परिसीमन विधेयक है जो, और इसे विपक्ष ने विफल कर दिया। और हम तो मांग करते हैं कि आज से, अभी से लागू कीजिए आप। महिलाओं को हक मिलना चाहिए। और ये बार बार ये बोलते हैं कि नहीं, ये महिलाओं के हितैषी हैं, महिलाओं को आरक्षण की बात भाजपा ने की, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता होगा कि पंचायत में और 33% किसने लाया, नगर पालिका में किसने लाया? आज जो इतनी महिलाएं हैं जिनको आरक्षण मिला, वो किसके वजह से है? बताने की जरूरत नहीं है। और जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और जब पहला चुनाव हुआ, तो हमारे देश की महिलाओं ने वो चुनाव में वोट दिया, जबकि अमेरिका जैसी कंट्री भी 150 साल तक महिलाएं जो है वहां के मतदान के अधिकार के लिए लड़ती रही, वंचित रही। तो ये कहीं ना कहीं मोतीलाल नेहरू जी और सभी का योगदान था, जो आजादी से पहले ही महिलाओं के सम्मान में और महिलाओं के सशक्तिकरण पर और महिलाओं के वोट के अधिकार के लिए बात करते रहे और कोशिश किए, प्रयास किए। ये उनका देन है। लेकिन सरकार क्या दिखाती है? जहां भी जो भी स्टेट में चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो महिलाओं की बात करती है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है, महिलाओं की चिंता खत्म हो जाती है। आप बिहार देख सकते हैं, चुनाव से ठीक पहले चुनाव चल रहा है, क्या ये चुनाव को प्रभावित करने के वाली बात नहीं है? क्या इसमें इलेक्शन कमीशन को और चुनाव आयोग को एक्शन नहीं लेना चाहिए था कि चुनाव से आप ठीक पहले, एक हफ्ता भी नहीं, उससे भी कम में आप 10-10 हजार रुपए अकाउंट में दे रहे हैं? और अब आप पता कीजिए कि बिहार की महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। कुछ नहीं। दिल्ली में जब चुनाव था तो कितने सारे वादे किए गए, क्या वो वादे अब तक पूरे हुए? क्या महाराष्ट्र में जो वादे किए गए महिलाओं से, वो वादे पूरे हुए? कुछ पूरे नहीं हुए। जिस राज्य में भी चुनाव होता है, इन्हें महिलाओं की चिंता हो जाती है, बहनों की चिंता हो जाती है, और जैसे चुनाव खत्म होता है, महिलाओं की चिंता वो सब खत्म हो जाती है। ये सिर्फ जुमले हैं, चुनावी जुमले हैं। अच्छा, ये जो महिला आरक्षण देने की बात है, ये तो 543 सीट वाली जो अभी व्यवस्था है, उस पे भी दी जा सकती है। हाँ, एग्जैक्टली। हम तो वही मांग कर रहे हैं, हम तो वही बोल रहे हैं। लेकिन ये जो डिलिमिटेशन लाया जा रहा है, इसके पीछे जो मंशा है बीजेपी की, उसको जरा स्पष्ट करें। देखिए, मैं तो बोल रही हूँ, उस व्यवस्था को अपने अंदर में करने की, काबू करने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की इसमें ये है। अब वो किस तरह से डिलिमिटेशन होगा, किस तरह क्षेत्र का बंटवारा करेंगे अपने हिसाब से, वो हम सब जानते हैं। हम सभी ने देखा है किस तरह हुआ है। जी, वो डिलिमिटेशन इस तरह से ही होगा जिससे बीजेपी को ज्यादा फायदा हो। और किस तरह फायदा हो, तो आपको पता है, जो भी देश में काम हो रहे हैं, वो देश के जो बेरोजगार युवा हैं उसको नौकरी देने के लिए नहीं हो रहा है, महिला सुरक्षा के लिए नहीं हो रहा है, किसानों की अच्छी फसल हो उसके लिए काम नहीं हो रहा है। काम सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आप सत्ता कैसे जीते, सत्ता में कैसे बने रहे, या फिर अडानी और अंबानी कैसे और सशक्त हो, मजबूत हो,
बस इस पे काम हो रहा है देश में। जी। अच्छा, एक इंटरनेशनल मैटर भी है जो कि रिलेटेड है, अभी हज का समय चल रहा है, आप जान रही हैं। तो आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं संजय सिंह, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि वहाँ सऊदी अरब में जितने लोग गए हुए हैं भारत से हज करने के लिए, उनके साथ किसी-किसी जगह पे दिक्कत आ रही है कि उनको होटल रूम की जो व्यवस्था दी गई है, वो सही नहीं दी गई है। काफ़ी दिक्कतों का सामना वहाँ पे कर रहे हैं हज यात्री। दूसरी तरफ भारत से जो लोग जा चुके हैं या जिनका अभी फ्लाइट होना बाकी है, उनको भी जो है अभी एक नया सर्कुलर आया है हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से कि 10,000 रुपए उनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एयर फेयर जो है वो बढ़ गया, वॉर की वजह से, ऐसा जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? ये सरकार की एक कमी या नाकामी नहीं है? सरकार इसको खुद भी हैंडल कर सकती थी। अब जब चले गए हैं फिर उनको अलग से अमाउंट देने की ज़रूरत, प्लस वहाँ जो है मिसकम्युनिकेशन सरकार के बीच हो रही है, ऐसा नहीं लग रहा है आपको? जी, बिल्कुल मिसकम्युनिकेशन हो रहा है और दिक्कत इस तरह की नहीं आनी चाहिए हमारे हाजी साहबान के साथ, क्योंकि अपने घर से इतने दूर हज के लिए सब लोग जाते हैं और बहुत अफ़सोस की बात है, उन्हें तकलीफ़ हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि हज एक बहुत आसान चीज़ नहीं होता है, बहुत मुशक्कत का सामना करना पड़ता है, अपने परिवार से दूर और इस तरह की परेशानियाँ, मतलब बहुत दिक्कत होता होगा। तो सरकार से गुज़ारिश है और अनुरोध भी मैं करूँगी कि ये सरकार सुनिश्चित करे कि हाजियों को किसी तरह की दिक्कतें वहाँ पर ना हो और वो आराम से हज करके अपने वतन, अपने घर पहुँच सके, अपने लोगों के पास, इंडिया आ सके। जी। अच्छा, अब एक रैपिड फायर राउंड मैं चाहूँगा आपके साथ किया जाए, जिसमें मैं कुछ पॉलिटिशियंस के नाम लूँगा, कोई अ, लोकसभा या विधानसभा के मेंबर हो सकते हैं। आपको उनके बारे में आप क्या सोचती हैं ये बताना है। आप चाहे तो 2-3 वाक्यों में बोल सकते हैं, चाहे तो 2-3 शब्दों में। रैपिड फायर। ममता बनर्जी, डायनामिक लेडी, प्रियंका गांधी, लाजवाब, शब्द ही नहीं है उनके तारीफ के लिए। कल्पना सोरेन, डैशिंग पर्सनैलिटी, आज जो सरकार आई है बहुत बड़ी देन कल्पना सोरेन की भी है। निर्मला सीतारमण, उन्हें ध्यान देना चाहिए देश का, जो प्याज नहीं खाती है पर बाकी सब देश के लोग प्याज खाते हैं। जी, महुआ मोइत्रा, बंगाल की बहुत अच्छी फिगर है, बहुत अच्छा बोलती है महुआ मोइत्रा, बहुत मैं इम्प्रेस रहती हूँ। राहुल गांधी, 2-3 राहुल वाक्यों में गांधी जी के लिए मेरी दिल से दुआ है कि राहुल गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और ये दुआ है कि अल्लाह उनको हिफाजत से रखे, उनका हयात लंबा हो और हर दुश्मनों के वार से वो बचे रहें और सलामत रहें राहुल गांधी जी। उनके लिए दिल से दुआ है राहुल गांधी जी के लिए। जी, असदुद्दीन ओवैसी, अच्छा बोलते हैं, पार्लियामेंट में अच्छी आवाज उठाते हैं, हेमंत सोरेन, अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत वेरी डाउन टू अर्थ, जब भी मैं मिली बहुत अच्छे, कोई उनको ईगो और एटीट्यूड नहीं है, एक चीफ मिनिस्टर होने के बाद भी बहुत सिंपल व्यक्ति हैं। सरयू राय जी, चाचा जी से रिक्वेस्ट है कि मानगो की जो समस्याएं हैं उसको निदान करें, एक दूसरे पर किसी और पे आरोप और प्रत्यारोप लगाए बिना निदान करें। अच्छा, तो ये था रैपिड फायर राउंड। अ, एक सवाल मानगो से रिलेटेड, ये जो मानगो फ्लाईओवर है, क्या लगता है ये कब तक जनता को मिलने की उम्मीद है? देखिए, मैं तो दुआ करूंगी जल्द से जल्द मिले। बहुत परेशानी, जब नहीं बन रहा था तो भी परेशानी और जब बन रहा है तो भी अब परेशानी, काफ़ी जाम देर हो और रही है। हाँ, जाम और भीड़ का बहुत परेशानी है, तो उम्मीद करती हूँ जल्द से जल्द मिले और जनता को थोड़ा सा निजात मिले इस भीड़ से, ट्रैफिक से। जाने के लिए भी पुल उस पार सोचना पड़ता है। चलिए, जाते-जाते एक आखिरी सवाल, देश की नेशनल मीडिया या सोशल मीडिया, आपके हिसाब से कौन ज़्यादा यूज़फुल है? क्या राय है आपकी इस पर? मैं सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स की बहुत तारीफ करूंगी। आज इस देश में जो लोकतंत्र है और बचा हुआ है और जो मजबूती है और जो हर क्षेत्र में जो सच को सामने ला रहा है, वो सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स हैं। और मैं खासकर अपने यूट्यूबर्स भाइयों को, जो भी, चाहे वो दिल्ली में रहने वाले हों या जमशेदपुर में रहने वाले हों,
उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे बनाया है और एक अहम भूमिका रही है यूट्यूबर्स की और सोशल मीडिया की इस देश में, देश की जनता के सामने जो सच है, सच को सामने रखने के लिए। और उम्मीद करती हूँ कि नेशनल मीडिया भी मोदी जी के से कम से कम इस देश की मीडिया बने तो अच्छा लगेगा। इस लोकतंत्र को मजबूत, क्योंकि लोकतंत्र का कोई चौथा स्तंभ मीडिया होता है, तो बहुत मैटर करता है। जी, तो ये थी मैडम ज़ेबा खान। बहुत-बहुत शुक्रिया मैडम हमारे साथ आपका भी जुड़ने के शुक्रिया। लिए। और मैं हमारे दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि इसी तरह की पॉडकास्ट आगे भी हम अपने चैनल पे लाते रहेंगे। आपको करना ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट्स में दें कि इसके अलावा आप किस तरह की पर्सनैलिटीज़ को अपने चैनल पे देखना चाहते हैं। स्टे ट्यून्ड।